जय हिंद। स्वागत आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। दादा का कौन होगा उत्तराधिकारी, ये चुनौती भारी है एनसीपी के ऊपर इस वक्त, क्योंकि कई पेचीदगियां हैं। आज इसके हर पहलू पर मैं करूंगा बात और एक एक बातों को विस्तार से डिटेल में और डीप लेवल पे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह का पावर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में दादा के अचानक चले जाने से। और राहुल से थरूर मिले हैं तो क्या नाराजगी दूर हो गई है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। पावर पॉलिटिक्स कांग्रेस के भीतर की और चंडीगढ़ नगर निगम में कमल का परचम किस तरह से लहरा गया है, ये भी बताएंगे आज आपको पावर पॉलिटिक्स में। तो बारामती के राजनीतिक दादा यानी कि अजीत पवार पंच तत्व में विलीन हो गए। बड़े बेटे पार्थ पवार में मुखाग्नि उन्होंने दी, छोटे बेटे भी साथ में थे यानी कि जय पवार। लाखों की संख्या में बारामती की जनता अपने दादा यानी बड़े भाई को अंतिम विदाई देने कैसे पहुंचे, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लाखों की संख्या में यहां पर जनता की भीड़ थी और अपनी दादा यानी कि बड़े भाई को अंतिम विदाई दे रही थी। इन तस्वीरों ने बता दिया कि अजित पवार अगर महाराष्ट्र के पावर पॉलिटिक्स के सबसे धुरंधर चेहरा थे तो वो बारामती की जनता के अपार प्यार और समर्थन की वजह से, जो आज भी उनकी पार्टी के साथ या कहें कि उनके परिवार के साथ खड़ी दिखाई देती है। अंतिम विदाई में शामिल इस जन सैलाब ने अपने नेता को नम आंखों से विदा कर दिया है। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल है कि एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में उनके दादा की जगह कौन लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनसीपी का अगला सारथी कौन होगा। क्या परिवार ही विरासत को संभालेगा या पार्टी के दिग्गजों को पार्टी की कमान मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि क्या शरद पवार एक बार फिर पूरी पार्टी को एक धागे में पिरोएंगे या अजीत पवार ने जो इलाका या फिर समर्थन हासिल किया था उसको फिर से अपने पास लाएंगे। इन्हीं सवालों के बीच आज एनसीपी ने पार्टी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे अजित पवार की नेताओं ने मिलकर के अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा की सांसद सुनेत्रा पवार के पास उप मुख्यमंत्री का पद संभालने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। हालांकि सुनेत्रा पवार का क्या रुख है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि पार्टी का पावर सेंटर पवार परिवार के पास ही रहेगा। अजित पवार के निधन से एनसीपी में जो राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है उसे तो भरना मुमकिन नहीं, लेकिन जनता का समर्थन आज भी पवार परिवार के साथ है। ऐसे में पार्टी के सामने दो रास्ते हैं। पहला, पवार परिवार से ही किसी को पार्टी और सरकार का चेहरा बनाया जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि परिवार से बाहर पार्टी के किसी अनुभवी चेहरे को पार्टी की कमान सौंपी जाए। लेकिन पार्टी नेताओं ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनने की गुजारिश करके एनसीपी की रणनीति का एक बड़ा संदेश तो दे दिया है, और वो संदेश है कि पार्टी का संगठन एकजुट है और इसमें किसी तीसरे के दखल की गुंजाइश नहीं। और ये अब तीसरे कौन कौन हो सकते हैं इसको मैं आगे आपके सामने रखूंगा। इसके बाद इस कयास पर भी विराम लगता नजर आ रहा है कि शरद पवार एक बार फिर अजीत पवार गुट को क्या टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो अजीत पवार ही थे जिन्होंने शरद पवार से बगावत कर बारामती के पावर पॉलिटिक्स के दो हिस्से किए थे और धीरे धीरे खुद को शरद पवार का असली सियासी वारिस भी साबित किया था। हालांकि इस दौरान शरद गुट के साथ करीबी मुकाबला भी चलता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार आमने सामने थे और आमने सामने की ये सियासी जंग पिछले विधानसभा चुनाव में भी बनी रही। लेकिन दूसरी तरफ कई मौकों पर परिवार एक साथ ही दिखता रहा है। हाल के नगर निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों धड़ों ने पिंपरी चिंचवाड़ में हाथ भी मिलाया, जिसके बाद दोनों खेमों के मर्जर की चर्चा चल रही थी। लेकिन अजित पवार के अचानक चले जाने के बाद अब सवाल है कि क्या ये मर्जर आगे बढ़ पाएगा। क्या शरद पवार एनसीपी के दोनों खेमों को एक साथ लाने की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अजित गुट के नेताओं के फर्स्ट मूव ने ये बता दिया है कि कम से कम पार्टी मर्जर के मूड में इस वक्त तो नहीं है, और इसे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की बातों से भी साफ हो जाता है। हम सब ने आज अपना नेता खोया है, उनका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं।
उन्होंने हर एक कार्यकर्ता हम सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। हम उनको कभी देख नहीं पाएंगे, उनको कभी सुन नहीं पाएंगे। अच्छा काम करने के लिए जो उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता था। तो जाहिर है पार्टी के नेता जुड़े थे अजीत पवार से, लेकिन दाह संस्कार के ठीक बाद बिना वक्त गवाए पार्टी नेताओं का सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव देना और ही कहानी कहता है। अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि पार्टी नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि सरकार में पार्टी की नुमाइंदगी परिवार से हो, लेकिन पार्टी की कमान पार्टी के किसी अनुभवी नेता के हाथ में हो। और अगर ऐसा है तो सवाल है कि किसके हाथ पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी होगी। तो इस लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें 3 चेहरे अहम हैं। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सबसे प्रबल दावेदार हैं। सुनील तटकरे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। छगन भुजबल पार्टी का सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली ओबीसी चेहरा है। लेकिन अब इन तीनों के बारे में डिटेल भी समझिए। प्रफुल्ल पटेल अनुभव और दिल्ली में इनकी पकड़ होने के चलते सबसे पहले इनका नाम आ रहा है। वो शरद पवार के साथ लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति और अलायंस मैनेजमेंट को देखते रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल कुशल रणनीतिकार भी माने जाते हैं। 2023 में एनसीपी के विभाजन में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन जमीन से जुड़ाव की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अजीत पवार की तरह वो मास लीडर नहीं माने जाते और न ही राज्य स्तर पर उनका कोई बड़ा वोट बैंक है। तो फिर दूसरे नंबर पर नाम आता है छगन भुजबल का, और ये सबसे मजबूत ओबीसी चेहरा है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओबीसी नेताओं में से एक हैं और पूरे राज्य में उनका प्रभाव है। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अपनी आक्रामक भाषण शैली के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वो फिलहाल सक्रिय राजनीति में पीछे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के पुराने मामलों और जेल जाने का इतिहास उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। तो अब तीसरा नाम भी है सुनील तटकरे का, जो संभावित लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे महाराष्ट्र के पार्टी कैडर और जिला अध्यक्षों पर उनकी सीधी पकड़ है। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2024 के मुश्किल लोकसभा चुनाव में रायगढ़ से अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन उनकी भी कमजोरियां हैं। उनका प्रभाव मुख्य रूप से सिर्फ कोंकण के क्षेत्र तक सीमित है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे बड़े इलाकों में उन्हें नेतृत्व के रूप में स्वीकार करना पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारामती की जनता परिवार के बाहर से किसी का नेतृत्व स्वीकार करेगा, क्योंकि लोगों का जुड़ाव और भरोसा तो अजीत पवार पर रहा है। अंतिम विदाई देते समय भी ये साफ तौर पे दिखा। अजीत दादा जैसा नेता, उनका जाना ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए ये बहुत बड़ी चोट है। मुझे से लगता है बहुत बड़ी कमी दादा के जाने से महाराष्ट्र में तैयार हुई है। एक बहुत कैपेबल नेता था दादा का, मतलब कौन सी बातों के लिए मैं कहूँ, हर बात उनकी बिल्कुल शब्द के पक्के थे, टाइमिंग के पक्के थे, हर बात उनकी, और मुंह तोड़ जैसे मतलब है वैसे ही वो बोलते थे। जो पेट में है उनके ओट में आता था। मतलब कोई बात छुपा के नहीं, ठोक बोलने वाले एक नेता करके दादा की पहचान थी। बहुत ही डिसिप्लिन थे, बहुत ही प्रशासन में पक्के थे। उन्होंने विकास का बहुत बड़ा काम किया, जननायक थे। और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हुई, हम सब की व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति हुई। वो हमारे मित्र थे, हमारी प्रेरणा थे। बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र का हुआ है। अजीत दादा ऐसा एक बहादुर नेता आज हमारे साथ नहीं है, और एक ये एक्सीडेंटल डेथ, ये एक्सीडेंट सबको डिस्ट्रॉय कर गई हम लोगों को। तो महाराष्ट्र की राजनीति को जो समझते हैं वो भी जानकार यही मानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व तो परिवार के पास ही रहेगा। मुझे लगता है कि अजित पवार इनका उत्तराधिकारी, पवार ब्रांड से, पवार परिवार से जो जुड़ा हुआ है वही नेता होगा। और मुझे लगता है कि वो सुनेत्रा पवार है, जो अजित पवार इनकी पत्नी है। लेकिन पार्टी के नेताओं ने पहला मूव चल दिया है। शतरंज की सियासत भी शतरंज की चाल की तरह होती है। नेताओं ने सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनने का
प्रस्ताव दिया है और ये खबर भी कि पार्टी के नेता के हाथ में बागडोर देने की बात है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी का नेतृत्व परिवार के पास रहता है या फिर पार्टी नेताओं के हाथ में चला जाता है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार में अजीत पवार की जगह को भरना, क्योंकि महाराष्ट्र विधानमंडल का आगामी बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होना तय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ही बजट पेश करने वाले थे। अब उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इस पर भी अभी राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। आमतौर पर वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री या किसी दूसरे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जा सकता था, लेकिन अब एनसीपी लीडर्स के सुनेत्रा को उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव देने के बाद क्या राज्य के वित्त विभाग भी उन्हीं के पास जाएगा? क्या सीएम फडणवीस इसके लिए तैयार होंगे? महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति खस्ता है। ऐसे में बजट पेश करने वाले थे अजीत पवार, जो कि अर्थ मंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री भी। अर्थ मंत्री के तौर पर तुरंत ही उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी। अब कौन बनेगा अर्थ मंत्री, यह सवाल है। ऐसे में खुद देवेंद्र फडणवीस ही इस बार बजट पेश करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सरकार की स्थिरता और जिला परिषद चुनावों को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस के पास ज्यादा विकल्प नहीं मौजूद हैं। अगर एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच विलय की भी कोशिश होती है तो भी सीएम फडणवीस को सबको अपने पाले में करने की मजबूरी होगी। सुनिए क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार। चैलेंज है वो अजित पवार की पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पास न जाए। वो शरद पवार इनकी पार्टी में उनका विलय अगर होता भी है तो भी ये सारा जो गुट है, ये सारी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ रहे, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस इनको ही प्रयास करने पड़ेंगे। शरद पवार इनकी पार्टी और अजित पवार इनकी पार्टी, इन दोनों में अलग अलग दोफाड़ हुआ था और उसके बाद अजित पवार बीजेपी के पास आए थे। इससे बीजेपी को फायदा हुआ था। आने वाले जिला परिषद चुनाव में अजित पवार इनकी पार्टी का जो भी बेस है उसका फायदा बीजेपी को मिले, इसके लिए अजित पवार की पार्टी को अपने पास रखने की भरसक कोशिश फडणवीस करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति काफी पेचीदी है और इसी तरह पवार परिवार की राजनीति में भी कई पेचीदगियां हैं। इन सबके बीच एनसीपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को एकजुट रखना। साथ ही गठबंधन में बार्गेनिंग पावर को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। अब तक अजीत पवार ही पार्टी का चेहरा थे, उनके फैसले के खिलाफ कोई सवाल नहीं था। चाहे समर्थक हो या फिर नेता कार्यकर्ता, सभी अजीत पवार से गहरे जुड़े थे। तो भले शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव देकर पार्टी की कमान परिवार से बाहर किसी और को सौंपने की रणनीति बनाई हो, लेकिन इस पर पार्टी कैडर में सहमति बनना आसान नहीं होगा। लेकिन पार्टी नेताओं का सुनेत्रा पवार वाला दांव शरद पवार गुट और देवेंद्र फडणवीस को मैसेज देने का काम जरूर करेगा कि एनसीपी में दखल देने का फिलहाल कोई स्पेस नहीं है। पार्टी खुद को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट भी है और इसके लिए समर्थ भी है, लेकिन पार्टी नेताओं की ये रणनीति कब तक कायम रहेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के सामान्य नेता पार्टी पर भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी साफ बोलने से कतरा रहे हैं। एनसीपी का भविष्य तो अभी वो जो कार्यकर्ता है, आमदार है, विधायक है, एमपी है, सुनील तटकरे जी है पार्टी में, बाकी लोग हैं सब, तो वो सब मिलकर तय करेंगे। तो हम तो उनको पूरा सहयोग ही देने वाले हैं। और साथ ही सवाल यह भी है कि अजित पवार के चले जाने के बाद अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं होता है तो क्या शरद पवार खेमा अपनी जमीन फिर से वापस लेने की कोशिश करेगा? क्या अजित पवार ने जो इलाके अपने प्रभाव में लिए थे उन्हें शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार फिर से वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा होता है तो मुश्किलें सिर्फ अजित पवार के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति के लिए भी खड़ी होंगी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस खामोश नहीं बैठेंगे। सुनिए जानकारों की राय। अब अजीत पवार तो नहीं रहे, शरद पवार की भूमिका यहां पर अहम हो जाएगी। सुप्रिया सुले क्या सरकार में शामिल होंगी, यह भी सवाल जरूरी होगा। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या सुप्रिया सुले को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों राष्ट्रवादी एक हो जाएंगी और
बीजेपी के लिए, फडणवीस के लिए ये माहौल सहज हो पाएगा, वरना मुश्किलें बड़ी होंगी।